की सेवा है तो सेवा कीजिए। एक सेवा भावी प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 2 पोशाक में पूरे देश में अपना पूरा 5 वर्ष का जीवन गुजारा, जिन्होंने साइकिल से चलकर सड़क से संसद तक का सफर तय किया। अरे प्रधानमंत्री का उदाहरण देना है तो लाल बहादुर शास्त्री जी का दीजिए, लेकिन मोदी जी उनका उदाहरण कभी नहीं लेंगे। जात और धर्म की लड़ाई चल रही है, लेकिन विकास के नाम पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण में आपको पीछे छोड़ा जा रहा है। आज देश आर्थिक अर्थव्यवस्था में पिछड़कर 136वें पायदान पर आ गया है। 4 लाख लोगों को कौन सी नौकरी दे रहे हैं? पकौड़े तलने की या भीख मांगने की? क्योंकि मंदिर तो बहुत बड़ा बनवा रहे हैं राम राज्य में, है ना। राम मंदिर बनेगा तो उसके बाहर जो भिखारी बैठेंगे ना, तो मुझे लगता है वो MBBS वाले होंगे, वो डिग्रीधारी होंगे, क्योंकि मोदी जी को इसको भी रोजगार कहते हैं। तो मुझे लगता है एक बार सदन से निकलकर इनको भीख हम मंगवाएंगे और सदन में अब युवा जाएंगे। नहीं, फर्क तो उन्हें इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि संवेदनशील होते तो फर्क पड़ता। मैंने कहा ना, आदमी शरीर से नपुंसक हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन जिसकी मानसिकता ही नपुंसक हो जाए वो नहीं चल पाएगा देश के अंदर। और जब मानसिकता नपुंसक हो तो फिर वो देश में क्या कर सकता है? इस तरीके की स्थिति हमारे मोदी जी की हो चुकी है। तो उनके प्रति तो इस बात को सोचना भी अब गैर जिम्मेदारापन है हमारे देश में। देखिए, हमारे शहीद भगत सिंह ने कहा था कि आप शरीर को मार सकते हो पर विचारों को नहीं। आज तभी उन्होंने कहा था कि मैं हर वक्त पर आप लोगों के बीच मौजूद रहूंगा। आज उनके विचार हमारे जहन में रहते हैं, हमारे दिल दिमाग में रहते हैं। इसलिए भगत सिंह आज जिंदा है, हमारे अंदर जिंदा है, क्योंकि भगत सिंह समाजवादी वतन की कल्पना करते थे। समाजवादी वतन का मतलब होता है देश के अंदर हर व्यक्ति के पास आय के स्रोत के साधन बराबर हो। मतलब देश कोई भूखंड नहीं है, देश कोई नक्शा नहीं है, देश आप और हमसे मिलकर बनाए। जब तक आप और हम लखपति नहीं होंगे तब तक देश लखपति नहीं कहलाएगा। ये भगत सिंह का मानना था। भगत सिंह की आइडियोलॉजी थी कि जब तक देश में जात और धर्म के नाम पर युद्ध होगा देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन आज देख लीजिए, भगत सिंह की आइडियोलॉजी को एक तरफ रख दिया जाता है। लोग प्रदर्शन तो करते हैं लेकिन भगत सिंह की आइडियोलॉजी के दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि भगत सिंह को अगर समझना है तो आपको उन लाइनों को समझना होगा जब भगत सिंह ने अपने दाढ़ी कटा दी थी। और जब दाढ़ी कटाई थी तो तमाम सरदार भाइयों ने उनको उस वक्त ये कह के पुकारा था कि अब तुम सिख नहीं रहे। तब उन्होंने एक लाइन कही थी कि गुरु गोविंद सिंह साहब में लिखा है कि जरूरत पड़ने पर देश के लिए शरीर का अंग कटा दो। अभी तो मैंने केश कटाए हैं, जरूरत पड़ी तो अपनी गर्दन भी कटा दूंगा। और फिर कहा था, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, और पुरजा कट मरे पर कबहू न छाड़े खेत। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, भगत सिंह ने उस लाइन को फॉलो किया जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी थी। इसका मतलब आदर्शवादी व्यक्ति थे भगत सिंह, जो धर्म को बड़े अच्छे से जानते थे। लेकिन इस प्रदर्शन और आडंबर में नहीं गए। आज लड़ाई किस बात की है? सिर्फ प्रदर्शन की। टोपी और चोटी की लड़ाई है, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई है। आज लड़ाई इन्हीं बातों की तो हो रही है। जात और धर्म की लड़ाई चल रही है, लेकिन विकास के नाम पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण में आपको पीछे छोड़ा जा रहा है। आज देश आर्थिक अर्थव्यवस्था में पिछड़कर 136वें पायदान पर आ गया है। यह दिन नहीं देखना चाहता था भारत, यह दिन नहीं देखना चाहती थी देश की आम जनता। और बताइए कितने बुरे दिन आएंगे आपके, कितने बुरे दिन लाना चाहते हैं शहीदी दिवस पर? मुझे लगता है कि वास्तविकता में 96% जनता इस वक्त शहीद हो गई है। बुरे दिन कहाँ है? अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा 4 लाख लोगों को नौकरियां मिली है, फिर बुरे दिन कैसे? एक दिन में 4 लाख लोगों को, वो न्यूज फर्स्ट पे पोस्ट मैंने भी पढ़ी है। 4 लाख लोगों को कौन सी नौकरी दे रहे हैं? पकौड़े तलने की या भीख मांगने की? क्योंकि मंदिर तो बहुत बड़ा बनवा रहे हैं राम राज्य में, है ना। राम मंदिर बनेगा तो उसके बाहर जो भिखारी बैठेंगे ना, तो मुझे लगता है वो MBBS वाले होंगे, वो डिग्रीधारी होंगे, क्योंकि मोदी जी को इसको भी रोजगार कहते हैं। तो मुझे लगता है एक बार सदन से निकलकर इनको भीख हम मंगवाएंगे और सदन में अब युवा जाएंगे। मंदिर पर क्यों प्रश्न उठा रहे हैं साहब? क्यों ना उठाएं? अगर मंदिर की जगह अगर अस्पताल बन जाता तो क्या बुराई थी? एक बताइए, जिस वक्त आप बीमार पड़ेंगे मंदिर जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। मैं कहूंगा जो लोग मंदिर के लिए लड़ रहे थे, भगवान करे जब वो बीमार पड़े तो राम मंदिर चले जाना, मुझे तो अस्पताल जाना है। लेकिन आपने देखा कि ये पढ़े लिखे युवा की बात कर रहा हूं मैं, अंधभक्ति वाली नहीं। लेकिन अंधभक्ति नहीं, बीजेपी ने इसी मुद्दे पे वोट मांगे लोगों से, उत्तर प्रदेश हो। तो ये तो संविधान के खिलाफ काम शुरू से करते आए हैं। संवैधानिक रूप से धर्म की बात करना, जात की बात करना संविधान के खिलाफ है।
और धर्म और जात के नाम पर संगठन बने बैठे हैं, ये सब संविधान के खिलाफ है। मैं तो कहता हूं जो कट्टरपंथ हिंदू के नाम पर कट्टरपंथी हो, जो मुसलमान के नाम पे कट्टरपंथी हो, जो जात के नाम पर कट्टरपंथ फैलाए, वो सब असंवैधानिक और ऐसे संगठनों को वहां के तत्कालीन एसडीएम को 160/16 के नोटिस जारी कर ऐसे संगठनों को बंद कराना चाहिए, अन्यथा देश के अंदर गृह युद्ध की तैयारी शुरू हो जाएगी, वर संघर्ष शुरू हो जाएगा फिर से। आपको नहीं लगता कि सदियों से जो लोग मंदिर के लिए लड़ रहे थे उनकी आस्था को आप ठेस पहुंचा रहे हैं इसी बातों करके? भाई मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, और सबसे एक सवाल है पूरी देश की जनता से, क्योंकि आप ही लोग माध्यम है। पहली बात, भारत माता कौन है? भारत माता कौन है? अरे मैं बताता हूं आपको भारत माता कौन है। भारत माता वो है जो आज मजदूरी कर रही है। भारत माता वो है जो खेत में आज फसल काट रही है। भारत माता वो है जो आज गोबर उठा रही है। भारत माता वो है जो गाय का दूध लगा रही है। भारत माता वो है जो देश में बच्चों को जन्म दे रही है। लेकिन आज वो भारत माता मरने की कगार पर है। वो भारत माता आज भीख मांग रही है। ये किस भारत माता को पुजवा रहे हो हमसे? एक मूर्ति उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भी बनी है भारत माता की। बताइए भारत माता कब आई थी इस रूप में जिसको मूर्ति बना दिया? इनका काम है मूर्ति पुजवाने का। मैं बात मूर्ति पुजवाने की तो बात आदि अनादि काल से चलता आ रहा है साहब। ऋग्वेद की ऋचा में कहीं भी मूर्ति पूजा का वर्णन हो तो अपना सर कलम करा दूंगा। ऋग्वेद की किसी ऋचा में हो तो। मैं हमारा देश 4 वेदों से चलता है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। इन चारों के अंदर कहीं मूर्ति पूजा का वर्णन हो तो ये दीपक पांडे अपनी गर्दन कटा देगा। सच्चा ब्राह्मण हूं इसलिए ये बात कर रहा हूं। तो आप इस बात को मानते हैं कि जो मस्जिद गिरा गई वो गलत था? फिर अगर मंदिर देखिए पहली बात हम किसी भी धार्मिक बातों पर आएंगे तो देश में सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देंगे और हम कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा देंगे। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप मुझसे कोई कम्युनल क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर मैं किसी भी एक पक्ष पे बात करूंगा तो वो दूसरे के खिलाफ जाएगी। तो आप मंदिर की बात कर रहे हैं ना कि वो नहीं बनवाना चाहिए, आप खुद कह रहे हैं ये मेरा मसला है। लेकिन इसी मुद्दे पे वोट मांगते हैं ना भारत में लोग। नहीं तो गलत है ना, क्यों मानते हैं? फिर आज पार्टी जनेऊ क्यों दिखा रहे हैं और मंदिर और दुर्गा पाठ क्यों कर रहे हैं साहब? ये उनसे पूछिए ना जाके, बीजेपी वाले क्यों नौटंकी मचा के रखे हैं वहां पर। अरे साहब ये इतने बड़े नौटंकी बाज है। जनेऊ लेके गए थे उसने अपने विरोध क्यों? तो राहुल गांधी का मेरा मित्र लगता है या राहुल गांधी मेरा दुश्मन लगता है? मैं उससे कोई बात करूं? वो क्या सरकार में है? अरे तो वो सरकार में है क्या राहुल गांधी? राहुल गांधी पहले बताओ सरकार में है क्या जो उससे सवाल करूं? मैं मोदी से सवाल करूंगा। मोदी जनता में है, मोदी सरकार में है। बार बार करूंगा, हर बार करूंगा, क्योंकि इस नालायक ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे बहनों भाइयों। 2 करोड़ रोजगार 7 वर्ष हो गए, 14 करोड़ रोजगार का पता नहीं है। अखबार पे फोटो आया उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। हाँ जुमला बाद में एक न्यूज चैनल उसके घर गया तो उसने कहा कि मुझे कोई आवास योजना का नहीं मिला, मैं एक बाथरूम में काम कर रही थी और मेरा फोटो खींच लिया गया, मुझे नहीं पता ये क्या है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी आ चुकी है जो योजना के नाम पर आम आदमी के फोटो उसमें छापे जा रहे हैं। आप जाइए ये जुमला सबने देखा है, मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है कि प्रधानमंत्री महोदय के साथ उनकी फोटो थी और फोटो में बताया जा रहा था 2 करोड़ लोगों को क्या कहते हैं घर मिले हैं। जब उनके घर तस्दीक की गई जाके तो वो एक किराए के घर में रहती थी। उन्होंने कहा साहब हमें खुशी तो बड़ी हुई लेकिन हमें घर नहीं मिला। तो ऐसे जुमले दे रहे हैं तो 2 करोड़ घर कहां गए? इसीलिए अब मैं आपके उस क्वेश्चन पे भी आने वाला हूं कि देश के अंदर आप जाइए, स्वच्छता मिशन के नाम से पोर्टल बना हुआ है, उस पर सर्च कीजिएगा। आप सबकी ड्यूटी है, करिएगा एक बार। और आप जब जाएंगे तो वहां पर देखेंगे 5 साल में सरकार ने जो टारगेट पूरा किया उस हिसाब से एक दिन में 85,000 शौचालय बनाने का वादा निकल रहा है। तो एक दिन में 85,000 शौचालय कैसे बन सकते हैं? आप सोचिए कि 85,000 शौचालय बनने के लिए इतनी ईंटें कहां से आई, इतनी सारी दीवारें कहां बनी और इतने सारे मजदूर कहां से आए, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ? क्या मजाक है देश? एक दिन में 85,000 शौचालय। तो मैं फिर कहूंगा कि आप लालू यादव को तो आप कहते थे चारा घोटाले में चारा चोर। अब इस शौचालय घोटाला जो नया घोटाला होगा उसमें हम आपको क्या कहेंगे? लेकिन आप कह रहे वो हैं समझदार है जो बात कह रहे हैं, तो वो शौचालय जो प्लास्टिक के बने हुए हैं, जो कहाँ बने हैं? बने बनाए आते हैं, हाँ वो शौचालय की बात करते हैं। अब ईंट की बात कर रहे हैं। भाई साहब आप जाइए गांव के अंदर, 2.5 लाख रुपए सरपंच शौचालय के ही नाम से क्या कहते इशू हो रहे थे और 2.5 लाख रुपए निकाल रहे थे। और ये 2.5 लाख रुपए पे कितनी हेरा फेरी है, जाके आप सरपंची में पता कर लीजिए कितने शौचालय बने कितने नहीं बने। शौचालय पे तो 12,000 रुपया दिया जा रहा था। 2.5 लाख रुपए का है इंदिरा आवास पे वो उस पे आवास 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास आवास योजना पे प्रधानमंत्री आवास योजना पे 12,000 रुपए शौचालय पे 12,000 करके तो बन गए क्या? जितने भी दिए आ रहे थे बने क्या पूरे? आप तो चले जाइए ना, देख के आइए ना। हमने तो सरपंचों से बात की है ना,
हमें तो पता है ना कितना बड़ा घोटाला है सचिव और सरपंच का, वो तो आवास का भी निकलेगा इतना ही बड़ा, जो 2.5 लाख रुपए आप कह रहे हैं। तभी तो मैं मोदी जी का कह रहा हूं कि व्यापार जनता पार्टी और शुद्ध व्यापार कर रही है। हम इसलिए कह रहे हैं, देश के 70% नौजवान को कहता हूं मैं, आप जाइए, अब ना आप पकौड़े तलिए ना आप चाय बेचिए, आप जाइए और संसद की आवाज बनिए और राजनीति कीजिए। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था, देश का युवा अगर राजनीति नहीं जानता तो वो देश के साथ गद्दारी करता है। और आज जरूरत है देश के युवा को राजनीति समझने की, और जरूरत है, आप बताइए, राजनीति अगर सेवा है तो उसमें पेंशन क्यों, अगर राजनीति सेवा है तो उसमें तनख्वाह क्यों, राजनीति अगर सेवा है तो उसमें सब्सिडी क्यों, और राजनीति अगर सेवा है तो इतने बड़े बड़े आवास क्यों, राजनीति अगर सेवा है तो फिर लग्जरियस गाड़ियां क्यों। राजनीति सेवा है तो सेवा कीजिए। एक सेवा भावी प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 2 पोशाक में पूरे देश में अपना पूरा 5 वर्ष का जीवन गुजारा, जिन्होंने साइकिल से चलकर सड़क से संसद तक का सफर तय किया। अरे प्रधानमंत्री का उदाहरण देना है तो लाल बहादुर शास्त्री जी का दीजिए, लेकिन मोदी जी उनका उदाहरण कभी नहीं लेंगे। एक आज चूंकि शहीदों का दिवस है और अपने खून से उनने इस इतिहास को लिखा है, इसलिए मैं आज पूरे जोर से और पूरी ताकत से नारा लगाऊंगा कि खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। अरे खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। बेचे होंगे मोदी तूने रेल और जहाज, पर किसान अपना खेत नहीं बिकने देंगे, अपना खेत नहीं बिकने देंगे। ये खेत नहीं बिकने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। आखिरी सांस तक काले कानून के लिए लड़ेंगे और वापसी कराकर घर लौटेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।